ओके सर, गुड इवनिंग बेटा। कैसे वहां से देखो कुछ हटेगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आगे सभी लोग स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आ जाओ, जब तक सभी लोग आ जाओ उससे फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग जल्दी से। अरे दिख रहा है बेटा, स्क्रीन ऑन करो तुम्हारी, स्क्रीन ऑन करो तुम्हारी। स्क्रीन ऑन हो गई क्या आप लोगों की? अब दिख रहा होगा, देखो ढंग से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आ जाओ सभी लोग जल्दी से। कल लास्ट क्लास है, किसने बोला? लिखवा देंगे बेटा कल। तो बेटा वो तो 35 है, कितने लिखवाएंगे? देवकरण बेटा वो तो 35 है टोटल मिला के। अगर आप लिखोगे टाइप ऑफ रूफ ट्रस्ट तो उसमें 35 आ जाएंगे, तो 35 लिखवाएंगे बेटा। ठीक है, तो मेन है वो आपके पास जो लिखवाए गए हैं। चलो, तो कल कोई पूछ रहा था कि सर जब ये आपके पास ये जो डायग्राम था, आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, वो आपके पास प्लास्टिक के अंदर ऐसे बन जाता है, तो जो आपके पास स्ट्रेस डायग्राम है, जो आपके पास स्ट्रेन डायग्राम है, वो सर ऐसे ही क्यों रहता है? बेटा स्ट्रेन डायग्राम ऐसे ही होगा, ओनली जो ये वैल्यू होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है प्लास्टिक के अंदर, पर जो इसका आपके पास प्रोफाइल है वो बेटा आपके पास सेम ही होगा। क्लियर? 35 में से 6 ही इंपॉर्टेंट है, बस जो आपके पास आ सकते हैं बेटा वही तो करवाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि स्ट्रेन प्रोफाइल कम से ज्यादा हो सकती है, पर चीजें आपके पास क्या होगी? आपके पास प्रोफाइल सेम ही बनेगी। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है वो आपके पास कहा जाता है शेप फैक्टर के नाम से। क्या आता है? शेप फैक्टर। ठीक है, क्या आता है? शेप फैक्टर। ओके,
सुना होगा आपने शेप फैक्टर जब आपने पढ़ा होगा। गुड इवनिंग बेटा सरफराज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। करें स्टार्ट? चलो, तो शेप फैक्टर को एक नाम से और जाना जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है आपके पास रिजर्व स्ट्रेंथ के नाम से। रिजर्व स्ट्रेंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात आती है कि सर इसको रिजर्व स्ट्रेंथ के नाम से क्यों जाना जाता है, वो जस्ट इसके कॉन्सेप्ट के बाद आप क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास जो शेप फैक्टर होता है ये रेशो होता है आपके पास किस किस का, ठीक है, ये थोड़ा सा रेशो होता है। इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मोमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं एमपी, टू द इलास्टिक मोमेंट, टू द इलास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट टू इलास्टिक मोमेंट, जो आपके पास क्या होता है, आपके पास एम ई होता है। अब आता है शेप फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, जो आपके पास क्या है एम पी अपॉन में एम ई। तो ये आपके पास ये क्या होता है, ये आपके पास होता है जेड पी इंटू एफ वाई, और आपके पास जो एम ई होता है वो भी आपके पास क्या होता है जेड ई इंटू एफ वाई। एफ वाई से एफ वाई कट गया, तो आपके पास शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आप किसी भी टर्म में याद रख सकते हो, या आप लिखते हैं एम पी अपॉन में एम ई, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं आपके पास किस फॉर्म में, आपके पास जेड ई जेड पी अपॉन में जेड ई। दोनों का बात आपके पास क्या होगा, ये भी शेप फैक्टर है आपके पास और ये भी आपके पास शेप फैक्टर है, कोई से भी वैल्यू निकालो दोनों का बात आपके पास क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो जेड पी आपके पास क्या होता है, अब बात ये कर लेते हैं, जेड पी को आपके पास बोला जाता है क्या, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जेड पी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और जो आपके पास जेड ई होता है बेटा, जो आपके पास जेड ई होता है उसे बोला जाता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। चलो नोट करो इसको एक बार, अभी बताऊंगा मैं रिजर्व स्ट्रेंथ क्यों कहते हैं, ठीक है। एक शेप फैक्टर सोइल में भी होता है, हाँ शेप फैक्टर एक सोइल में भी होता है। कॉस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्लास हुआ था बेटा आज, नोट कर लिया आप सभी ने यहां तक। अब ये नोट करिए, चलो बना लिया क्या सभी ने, बेटा सेकंड ही तो है ये, कोई बात नहीं मनमोहन बेटा, नेक्स्ट में दे देना। हाँ जल्दी आंसर दोगे तो वहां पे बेटा आपके पास ज्यादा टाइम मिल पाएगा ना आपको, क्योंकि बीएमसी तो क्या है थ्योरेटिकल होता है, इसी कारण से, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके पास जो ZP है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपके पास A/2 ब्रैकेट Y1 का बार प्लस में Y2 का बार। ये कहां से आता है? ये डिपेंड करता है आपके पास एक एक्सिस पे, वहां से इसको निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द इक्वल एरिया एक्सिस। नाम क्या है? इक्वल एरिया एक्सिस पे डिपेंड करता है। इक्वल एरिया एक्सिस क्या होती है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, नाम से ज्यादा आपको पता चल रहा होगा कि जब ये लाइन जहां से पास करेगी तो आपके एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी? 2 पार्ट में। तो यहां पर A/2 लिया जाता है, इसलिए ये एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में, इसलिए A/2 लिया जाता है। और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, तो आपके पास यहां पे आपके पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्सिस यहां पे चले गई, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पहले आपके पास जो इक्वल एरिया एक्सिस है, वहां से जो पहला आपके पास पोर्शन है, जो आपके पास पहला पोर्शन है, उसका जो सेंटर होगा वो कहलाएगा आपके पास Y1, और जो आपके पास सेकंड पोर्शन होगा उसका सेंटर इक्वल एरिया एक्सिस से वो आपके पास क्या कहलाएगा? Y2 कहलाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास Y1 है वो आपके पास क्या होता है? Y1 और आपके पास Y2 आपके पास क्या होता है? वो दोनों बता देता हूं। Y1 Y2 आपके पास क्या है? ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ सेक्शन from the distance between CG distance, ठीक है, distance of CG of compression and tension, compression and tension area from the neutral axis, from the neutral axis, ठीक है, from the neutral equal area axis। ठीक है, इक्वल एरिया एक्सिस से डिस्टेंस देखती है। जैसे मान लो कि आपके पास लोड लगा, तो ये वाला कौन सा फाइबर हो गया? कंप्रेशन, और ये क्या हो गया आपके पास? टेंशन। तो कंप्रेशन फाइबर का जो सेंटर होगा इक्वल एरिया एक्सिस से, वो आपके पास डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? Y1। और टेंशन साइड वाले का जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो आपके पास सेंटर क्या कहलाएगा? Y2 कहलाएगा। ठीक है, Y1 Y2 भैया कह सकते हैं Y1 का बार और Y2 का बार, ऐसा कह दो इनको। वैसे टाइम के अलावा बहुत प्रॉफिट होता है वहां पर, बाकी टाइम बाकी क्वेश्चनों को टाइम दे पाओगे ना, रीजनिंग वाले पोर्शन को देख पाओगे अच्छे से, अगर टेक्निकल जल्दी करते हो तो। यहाँ पर NA क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा ये इक्वल एरिया एक्सिस पर डिपेंड करता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वल एरिया एक्सिस। और जो आपके पास बना लिया, बनवा नहीं, मैं खुद ही दे दूंगा तुम्हें, प्रोवाइड कर दूंगा, मैसेज कर देना मुझे। हाँ, तो उसके टाइम को कम करेंगे ना आपके पास, इसलिए। बना लिया क्या? और जो आपके पास ZP है, जो आपके पास ZE होता है, वो आपके पास क्या होता है? I अपॉन में Y मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? I अपॉन में Y मैक्सिमम। और ये मैंने आपको बताया था कि I अपॉन Y मैक्सिमम क्या है। ठीक है, सेंड कर देंगे ग्रुप पर।
हाँ, सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू है ये। बीम के अंदर बताया था इसका फॉर्मूला क्या है, आई अपॉन वाई मैक्सिमम, याद आया? बीम के अंदर बताया था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वहीं से निकाल रखा है, आई अपॉन वाई मैक्सिमम, बिल्कुल सही। अब आपके पास क्या होता है, जो शेप फैक्टर है मैं पहले किसके लिए निकालना बता रहा हूं, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यू पूछता है, बट मैं आपको तो भी समझा रहा हूं। फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं पहले कि आपके पास सेक्शन मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। सरफराज मैसेज करना आज मुझे, या आप कोई लोग इसको ग्रुप लिंक सेंड कर देना, ठीक है सरफराज को। तो सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए मैं पहले बता रहा हूं, सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है कि जब किसी सेक्शन को बीच में से कट किया जाता है तो दो सेक्शन जो बनेंगे वो इक्वल पार्ट के बनेंगे, तो उसे आपके पास बोला जाता है क्या, सिमेट्रिकल सेक्शन। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जब आपके पास एक्सिस यहां से पास होती है सेंटर में से, तो जो आपके पास दो एरिया बनते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन। और जो एक्सिस होती है उसे बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल एक्सिस। बताओ इस बॉडी का सीजी कहां पे लाई करेगा? बेटा इस बॉडी की अगर हम सीजी की बात करें तो इसका बॉडी का सीजी कहीं सेंटर पे आएगा, तो मतलब इसी एक्सिस से आपके पास एक एक्सिस भी पास करेगी, जो कौन सी होगी, सीजी ऑफ एक्सिस भी यहीं से पास करेगी। भाई न्यूट्रल एक्सिस तो पास करेगा और सीजी ऑफ एक्सिस भी आपके पास करेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर मैं इक्वल एरिया की बात करूं, इक्वल एरिया एक्सिस की बात करूं, तो बेटा वो भी तो यहीं से पास करेगी, वो भी तो आपके पास यहीं से पास करेगी जो इक्वल एरिया एक्सिस है। क्यों? क्योंकि बेटा वो आपके पास एरिया को दो पार्ट में काटेगी। मतलब जो सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं ना, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, एक बात याद रखना, अगर सेक्शन सिमेट्रिकल है तो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस, आपके पास सीजी ऑफ एक्सिस और आपके पास कौन सा, इक्वल एरिया एक्सिस, तीनों एक ही जगह से पास करेगी। ये बात याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है तो ये तीनों एक्सिस कहां से पास करेगी, एक ही जगह से पास करेगी। तो अब मैं बात करता हूं पहले आपके पास किसका, जेड ई का। जेड ई का आपके पास फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन में वाई मैक्सिमम। तो पहले मैं निकालना चाहूंगा किसको, वाई मैक्सिमम को, कि वाई मैक्सिमम आपके पास क्या होता है। ये मान लो सेक्शन का क्या हो गया, विड्थ हो गया। ये सेक्शन का बेटा आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डेप्थ हो गया। तो बताओ इसका जो वाई मैक्सिमम होगा वो कितना हो सकता है, वाई मैक्सिमम कितना होता है बताओ, वाई मैक्सिमम कितना होता है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर, तो कितना होगा, d/2। तो वाई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितना होगा, d/2 हो जाएगा, ठीक है। वाई मैक्सिमम क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस, टॉप मोस्ट हो या बॉटम मोस्ट हो, हमें मैक्सिमम लेनी है। बट यहां पर अगर टॉप मोस्ट बोले या बॉटम मोस्ट बोले, डिस्टेंस दोनों की क्या है, बराबर है। क्लियर? याद रखना, टॉप मोस्ट बोले बॉटम मोस्ट बोले, दोनों की वैल्यू यहां पर क्या है, दोनों की सेम ही है। अगर बोले यहां पर कितनी होगी तो d/2, और यहां पे पूछे तो कितनी होगी तो d/2। तो y मैक्सिमम कितना निकल गया, d/2। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां सभी को क्लियर है क्या बताओ? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, BD क्यूब अपॉन में 12। तो यहां से आई का वैल्यू निकालो, क्या निकल के आएगा, BD क्यूब अपॉन में 12 इंटू d/2। तो वैल्यू कितना आएगा यहां से, BD का स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ZE का वैल्यू कितना निकल के आएगा, BD स्क्वायर डिवाइड बाय 6। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, बताओ बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं आपके पास YP की।
जेड पी की, जो आपके पास क्या होता है a/2 y1 का बार प्लस में y2 का बार। a का वैल्यू कितना होगा b इंटू डी डिवाइड बाय 2। भाई एरिया क्या होगा इस बॉडी का b इंटू डी, और उसको आधा कर दो तो बी डी डिवाइड बाय 2। हाँ एक्स एक्सिस का है ये, ठीक है। चलो y बार आपके पास क्या थी, मैंने क्या कहा था कि भाई यहां पर, मैंने यहां पे क्या कहा था कि यहां पर दो सेक्शन बन जाते हैं इक्वल एरिया एक्सिस के कारण से। यहां पे कितने एरिया बन जाते हैं बेटा, दो। इक्वल एरिया का कितने बन गए, दो। तो अब एक का अगर बोले कितना डेप्थ होगा, इसका होगा d/2 और इसका डेप्थ बोले तो कितना होगा d/2। तो बताओ इसका सेंटर्ड कितने पर होगा, अगर इस सेक्शन की डेप्थ d/2 पर है तो उसका सेंटर्ड कितने पर होगा, बताओ जल्दी से, d/4। तो मतलब जो y की वैल्यू होगी वो कितने पर होगी, d/4, और कितने पर आएगी d/4। d/4 कितना हो जाएगा d/2, तो bd का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्या यही आपके पास zp का वैल्यू आ रहा है क्या सभी का, क्या सभी का वैल्यू यही आ रहा है क्या? तो मतलब अगर हम आपके पास शेप फैक्टर निकालना चाहे रेक्टेंगुलर के लिए तो आप ZP अपॉन में ZE करोगे। ZP का वैल्यू BD का स्क्वायर अपॉन में 4 आ रहा है और इसका वैल्यू आपके पास BD का स्क्वायर इंटू 6 आ रहा है। ये यहां से कट जाएगा और वैल्यू निकल के कितना निकल के आएगा 1.5। तो रेक्टेंगुलर के लिए वैल्यू शेप फैक्टर की कितनी होती है, रेक्टेंगुलर के लिए वैल्यू कितनी होती है बताओ 1.5। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो आंसर कितना करोगे 1.5। समझे क्या, नोट करो इसको एक बार, इसको नोट करो। ये सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए है, सिमेट्रिकल के लिए ये प्रोसीजर रहता है। बेटा ये वैल्यू पूछता ही है, ये वैल्यू पूछता है डायरेक्ट। आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये चीजें निकाले, आपके पेपर में डायरेक्ट आता है शेप फैक्टर क्या होगा। नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। मरसुदी बेटा ऐसा नहीं होता। जो सीजी ऑफ एक्सिस होती है वो बताता है पूरी बॉडी का मास कहां पे कंसंट्रेटेड होगा। जब आप सोम या मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहां पे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सीजी ऑफ पॉइंट आपके पास क्या होता है कि बॉडी का जहां पे मास कंसंट्रेटेड होता है और वहां से कोई लाइन पास करती है तो उसे बोलते हैं सीजी ऑफ एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये वो एक्सिस होती है जहां पर आपको कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिलती, मतलब जो भी स्ट्रेस होगी वहां पे क्या होगी जीरो होगी। तो वो आपके पास एक्सिस कौन सी होगी न्यूट्रल एक्सिस। तो जरूरी थोड़ी ना है कि जहां पे बॉडी का सीजी ऑफ कंसंट्रेटेड हो वहीं पर आपके पास सभी स्ट्रेस जीरो होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो प्लास्टिक एनालिसिस है बेटा फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अनसिमेट्रिकल के लिए भी आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं। आप सभी कैल्सी रख लीजिए, कैल्सी रखो अपने पास।
फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन। ये मेंस का पार्ट है, ये मेंस के अंदर आता है तुम्हारे सीधा 20 नंबर का, ठीक है, पर तुम्हें मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे गैंट्री कटर हो गया, ये प्लास्टिक एनालिसिस है। तुम तो शादी में जाते हो, तुम्हें पता नहीं होगा क्या चल रहा है। चलो, सेक्शन कैसा है? अनसिमेट्रिकल, मतलब यहां से जब इसका सीजी पास करेगा या न्यूट्रल एक्सिस पास करेगी तो दो पार्ट सेम नहीं होंगे, दो पार्ट सेम नहीं होंगे। तो चलो पहले में हम देखते हैं कि इसका आपके पास सीजी ऑफ एक्सिस कहां से पास करेगा। सबसे पहले इसका देखते हैं, तो उसको बोल देंगे हम वाई बार। हमने मान लिया कि भाई इसका सीजी जो है वो आपके पास क्या है, वाई बार है, ठीक है। और मैं कहां से निकाल रहा हूं? फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप। मैं आपके पास कहां से निकाल रहा हूं कि टॉप से ये वाई बार कितनी होगी, ये डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे पहले क्या करते हैं कि सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। क्लियर हो गया? यहां पे मैंने सेक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? दो पार्ट में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास A1 Y1 A2 Y2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। क्लियर है यहां सभी को? A1 का एरिया, पहले वाले का एरिया 120 इंटू 20, और ये जो Y1 होगी वो बताओ कितनी होगी। अगर पहले की डेप्थ आपके पास 20 है तो Y1 कितनी होगी बताओ। कितनी होगी? 10। अगर आपके पास जो A2 है वो कितना है? 120 इंटू 20, तो Y2 कितने पर होगी बताओ। यहां से निकालना है तुम्हें, यहां से निकालना है Y2 कितने पर होगी। तो ये तो डायरेक्टली प्लस होगा, और यहां से देख लो कितने पर है। तो 180 का आधा कितना हो गया? 180 का आधा 90, और 90 और 20 प्लस 180 का आधा, तो कितना हो गया? 110 mm। इन वैल्यू को यहां पे रखो और वाई बार बताओ कितना आ रहा है। इन वैल्यू को उठा के यहां पे रखो और वाई बार बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ तुम लोग, तभी कहते कैलसी लेके बैठो। 120 इंटू 20 इंटू 10, 180 इंटू 20 इंटू 110 डिवाइड बाय 2400 प्लस में 3600, तो वैल्यू निकल के आएगा टॉप से 75 mm। तो बेटा वाई बार कितना निकल के आ रहा है टॉप से? टॉप से कितना निकल के आ रहा है? 70। तो बेटा बॉटम से डिस्टेंस कितनी होगी? तो इस सीजी की जो डिस्टेंस होगी वो बॉटम से कितनी होगी बताओ। अगर टॉप से 70 है तो बॉटम से कितनी होगी? 130। तो ये आपके पास हो गई 130। अगर मैं पूछूं तुमसे कि भाई वाई मैक्सिमम कितना होगा, मुझे तो तुम ये बता दो, तो तुम आंसर कितना लिखोगे? 130 mm लिखोगे, क्योंकि टॉप से है 70 और बॉटम, टॉप से है 70 और बॉटम से 130। तो वाई मैक्सिमम कितना हो गया? 130 हो गया। वाई मैक्सिमम कितना हो गया? 130 हो गया। सभी को क्लियर है क्या? बताइए, सभी को क्लियर है यहां तक?
बेटा हाँ तो बोल दो। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो डायग्राम देखो, तुम्हारा अगर इस बॉडी का मैं मान के चलूं कि न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास कर रहा है, यहां से मान लो इस पूरी बॉडी का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो पास कर रहा है। पहली बॉडी का न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा न्यूट्रल एक्सिस पहली बॉडी का। दूसरी बॉडी का कहां से पास करेगा, 190 के जस्ट 180 का आधा। ये न्यूट्रल एक्सिस आपके पास किसका हो गया, आपके पास सेकंड का। तो भाई आपके पास एक कॉन्सेप्ट लगता है, आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब बॉडी देखो इस सोम में पढ़ते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब बॉडी का सीजी, जब बॉडी के सीजी से तुम्हारे पास जो सेक्शन का सीजी पास नहीं करता, जब पूरे बॉडी के सीजी से तुम्हारे सेक्शन का सीजी पास नहीं करता, तो आप यूज करते हैं एक थ्योरम जिसका नाम आपके पास होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बताओ किस किसने सोम में पढ़ा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस किसने पढ़ा था, बताइए मुझे। पढ़ा था आप सभी ने। तो ये क्या कहता है, जब मुझे y एक्स निकालना होगा पूरी बॉडी के लिए, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आई एक्स पहले का आपके पास एरिया y बार माइनस y1 का बार का स्क्वायर, प्लस में आपके पास होता है क्या, आई एक्स का 2 प्लस में एरिया सेकंड का प्लस इंटू y बार माइनस y2 का बार का स्क्वायर। पता है नहीं पता, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही देवकरण बेटा, बिल्कुल सही। सर इक्वेशन एरिया लाइन ऊपर से 50 पर आ रही है क्या, नहीं बेटा, इक्वल एरिया लाइन, अच्छा इक्वल एरिया लाइन कह रहे हैं क्या, इक्वल एरिया लाइन बोट टॉप से आ रही है 30 और 30 50, हाँ बिल्कुल सही 50 पे आ रही है। अगर आप इक्वल एरिया एक्सिस निकालोगे तो टॉप से, देखो बेटा तुम अगर ज्यादा सही क्या होता तुम नीचे से निकालते। भाई एरिया टोटल कितना है 6000, आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 3000। ये डेप्थ तो तुम कभी चेंज कर ही नहीं सकते भाई, ये कभी चेंज कर पाओगे नहीं। तो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करता मैं, 3000 आता 150 से, तो ये अगर 150 आ गया तो 180 में से 150 घटाओगे कितना होगा 30 और 20 50, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अगर बॉटम से करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो आई एक्स है, तो क्यूब किसका करोगे, सेक्शन देखो ये है 120, ये है आपके पास 20, ये है आपके पास 180 और ये है आपके पास 20। अगर एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है तो क्यूब किसका करोगे पहले में 20 का, तो मतलब 120 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस में एरिया आपके पास कितना होगा 120 इंटू 20। पूरी बॉडी का सीजी कितने से जा रहा है टॉप से 70 और इस बॉडी का कितने पे था 10 के स्क्वायर पे, प्लस में अगर यहां से जा रहा है तो दूसरे सेक्शन में क्यूब किसका होगा, अगर सेकंड सेक्शन में क्यूब किसका होगा 180, तो मतलब 20 इंटू 180 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस में 180 इंटू 20। पूरी बॉडी का सेंटर कितने जा रहा है 70 से और इसका कितना जा रहा है 110 से, स्क्वायर कर दो, यहां से वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ वैल्यू कितना निकल के आ रहा है। बीस नंबर का आ रखा है तुम्हारे मेंस में ये नंबर।
बताओ कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? सुदीप बेटा, बॉडी का वाई बार कितने पर है? 70 पे। और जो सेकंड वाला सेक्शन है, जो सेकंड वाला सेक्शन है, इसका सेंट्रोइड यहां पे कितने पर है? टॉप से 110 पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताता है कि 24066। ठीक है, 24.2 इंटू 10 की पावर 6 mm का 4, mm का 4। बिल्कुल सही। ये संदेह बेटा गलत है तुम्हारा। चार नहीं होगा, चार नहीं होगा, चार नहीं होगा, चार नहीं होगा, 6 होगा, 6। हाँ बिल्कुल सही। चलो ZE निकालो, ZE निकालो बेटा जल्दी से। 24 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 6 और y मैक्सिमम कितना है? 130। कितना आ जाएगा? 1.86 इंटू 10 की पावर 5 mm का क्यूब, mm का क्यूब। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? किस किस का यहां तक निकल गया? चलो यहां तक क्लियर किस किस का है? बताइए किस किस का आंसर यहां तक निकल चुका है? चलो अब आते हैं तुम्हारे पास चलो अब बात करते हैं तुम्हारे इस सेक्शन की, इक्वल एरिया एक्सिस की। इक्वल एरिया एक्सिस का टोटल एरिया बताओ कितना होगा? बताओ टोटल एरिया कितना होगा? वाई वाई क्यों निकालोगे बेटा लोकेश? वाई वाई क्यों निकालोगे? आप देखो वाई वाई एक्सिस यहां से पास करेगा, वाई वाई एक्सिस यहां से पास करेगा, दोनों का वाई वाई और पूरी बॉडी का वाई वाई एक ही जगह से पास करेगा। और दूसरी बात क्या है कि फॉर्मूले में क्या आता है? आई एक्स एक्स आता है। ठीक है, देखो इसका वाई वाई पूरी बॉडी का वाई वाई पास हो जाएगा एक जगह से। और दूसरी बात क्या होता है कि फॉर्मूले में आपके पास आई एक्स एक्स आ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वल एरिया एक्सिस आपके पास क्या रहता है? इक्वल एरिया एक्सिस आपके पास क्या आता है कि ये आएगा आपके पास, जो एरिया आएगा वो आएगा 6000। वो कितना आ जाएगा? 6000। मतलब 120 इंटू 20 2400 और 180 इंटू 20। देखो लोकेश बेटा, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। यहां पे आई एक्स एक्स करो, यहां देखो मैंने क्या लिखवाया है, आई एक्स एक्स लिखवाया है। देखो जब क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है। चलो अब एरिया को आधा करोगे इक्वल एरिया एक्सिस के लिए, अगर इसको एरिया को तुम आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो यहां से भाई, ये आपके पास 20 है, आप लोगों को पता है ये 20 है, ये चेंज नहीं हो सकता।
तो ये आपके पास मुझे नहीं पता कि कितना लेना है, तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। मैंने क्या करा, x मान लिया। तो 20 इंटू एक्स कितने के इक्वल होना चाहिए, 3000 के। भाई जो भी x होगा वो 3000 के इक्वल आना चाहिए, हम यही तो चाहते हैं x को निकालना। तो जब x निकालना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, 3000 को डिवाइड कर देना आपके पास 20 से। तो जैसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 150। तो मतलब ये कितने पर आ गया, 150। तो ये कितने पर हो गया, 30 पर। भाई टोटल 180 था, और ये आपके पास कितना था, 20 है आपके पास। ये आपके पास कितना है, 20 है, और ये जो विड्थ है वो कितना है, 120। क्लियर हुआ कि इक्वल एरिया एक्सिस से एक्सिस कैसे निकाली जाती है। क्योंकि भाई सिमेट्रिकल के लिए तो हमें पता होगा, तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो मुझे ये बता दो बेटा, मुझे ये बता दो, यहां पे सेक्शन मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मुझे ये बताओ y2 बार कितना होगा, इक्वल एरिया एक्सिस से जो आपके पास ये सेंटर्ड आएगा, y2 बार कितना होगा बताओ, कितना होगा, 75 होगा। तो ये आपके पास आ गया 75। ये कितना आ गया, 75। ओके, अब y1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो। y1 के लिए तुम्हारे पास पहला सेक्शन आ चुका है ऐसे, ये कितना है तुम्हारे पास 120, ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 20। तुम्हें यहां से सेंटर्ड बताना है, यहां से बताओ कितना आएगा, बॉटम से बताओ कितना आएगा, बॉटम से निकालो। अगेन फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a1 इंटू y1 प्लस में a2 इंटू y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। और इस टाइम पर यहां पे बेटा जो अब एरिया डिवाइड करोगे ना, ये एरिया 1 होगा, ये एरिया 2 हो जाएगा। अब एरिया 1 कितना आएगा, 120 इंटू 20, और तुम्हें सेंटर्ड कहां से निकालना है, 30 तो ये हो गया डायरेक्टली, और 10 इसका आधा, बॉटम से ले रहे हैं, बॉटम से। ठीक है, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40, और a2 कितना आ रहा है, 20 इंटू 30, और 30 का आधा 15, और टोटल एरिया कितना है आधे का, 3000। जैसे ही करोगे कितना निकल के आएगा, 35 mm। कितना निकल के आ जाएगा, 35 mm। ठीक है, अब आपके पास ZP निकालो, क्या होगा, a डिवाइड बाय 2, y1 का बार प्लस में y2 का बार, 6000 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 35, y2 कितना है 75। वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 3.30 इंटू 10 की पावर 5 mm का क्यूब। शेप फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, ZP अपॉन में ZE 3.30 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 10 की पावर 5, कितना निकल के आएगा आपके पास, 1.77। ये रहा तुम्हारे पास आंसर। बस बिल्कुल सही, डिवाइड कर दो।
सभी ने कर लिया बेटा? सभी ने कर लिया क्या? चलो, तो अब मैं इन कॉन्सेप्ट, इन्हीं क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, इन्हीं क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपके पास ईएसी के अंदर डायरेक्टली आता है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूं। फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, फॉर symmetrical section, for symmetrical section, centroidal axis, जिसे तुम क्या कहते हो? CG, centroidal axis CG, न्यूट्रल एक्सिस जिसे तुम क्या कहते हो? NA, and equal area axis coincide at the same location, क्लियर है ये लाइन? क्लियर है क्या इस लाइन? बेटा बताओ, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए ये तीनों एक्सिस एक ही जगह पे पास करेगी। ठीक है, ठीक है। सेकंड बताएं, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसे तुम सीजी कहते हो, सेंट्रोइडल एक्सिस टू इक्वल एरिया एक्सिस इन प्लास्टिक एनालिसिस। देखो अच्छे से सुनने इस बात को, क्या होता है अभी तुमने यहां पे देखा, वही चीज मैं बता देता हूं तुम्हें। जब तुम इलास्टिक थ्योरी कर रहे थे, मतलब जब तुम ZE निकाल रहे थे, तो हमने पता है क्या किया था, जो आपके पास CG ऑफ एक्सिस था, हमने वहीं पर ही माना था किसको? न्यूट्रल एक्सिस को, वहीं पर माना था न्यूट्रल एक्सिस को। मतलब जब आपके पास जो लोडिंग है, मतलब ठीक है, जब आपके पास इलास्टिक थ्योरी है, इन इलास्टिक थ्योरी जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, वो कहां पे लाई करता है? लाई ऑन दी CG ऑफ एक्सिस। अगर आप इलास्टिक थ्योरी में जाते हैं तो आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां लाई पे करता है? CG पर। कहां लाई करता है? CG पर। पर जब तुम प्लास्टिक के अंदर आए, पर बेटा जब तुम प्लास्टिक थ्योरी के अंदर आए तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि जो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है वो अब कहां पे लाई कर रहा है? ऑन दी इक्वल एरिया एक्सिस। मतलब जैसे ही तुम प्लास्टिक में आए तो तुमने पता है क्या किया? तुमने क्या किया
कि एक आपके पास एक्सिस निकाली जिसका नाम क्या था, इक्वल एरिया एक्सिस, और इसी के अबाउट तुमने क्या ले लिया, y1, और इसी के अबाउट तुमने क्या ले लिया, y2। मतलब जब आपके पास प्लास्टिक थ्योरी होती है तो जो इक्वल एरिया एक्सिस है वहीं पर क्या लाई करती है, न्यूट्रल एक्सिस लाई करती है। मतलब जो आपके पास यहां पर शिफ्ट होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, न्यूट्रल एरिया एक्सिस होती है। और अगर इलास्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो ये कहां पे लाई करती है, सीजी के ऊपर, और जब प्लास्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो ये कहां पे लाई करती है, इक्वल एरिया एक्सिस पर। तो आपके पास जो टॉप पे जो मैंने लाइन लिख रखी है ना, वो एज इट इज की एज इट इज 3 साल बार बार रिपीट हुई है। ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना ईएससी के, उसमें यही लाइन एज इट इज रिपीट होती है। फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट फ्रॉम सीजी टू इक्वल एरिया एक्सिस इन प्लास्टिक एनालिसिस थ्योरी। तो ये बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे सामने है ये चीजें। हाँ तो बोल दो बेटा देवकरण, हाँ तो बोल दो। और बाकी लोग बोलोगे या मैं बोलूं? अरे सुदीप बेटा समझदार कब बनोगे, एक के अंदर सभी आ जाते हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट थोड़ी ना चाहिए, कौन सी बेटा, ये वाली सेकंड या ये वाली सेकंड? अरे इलास्टिक थ्योरी के अंदर आप सीजी पर ही न्यूट्रल एक्सिस को मानते हैं, और प्लास्टिक थ्योरी के अंदर आप न्यूट्रल एक्सिस को कहां पे मानते हैं, इक्वल एरिया एक्सिस में। ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो फिर शेप फैक्टर फॉर डिफरेंट मेंबर, शेप फैक्टर फॉर डिफरेंट मेंबर के बता रहा हूं, जो भी आपके पास एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है चलो, रेक्टेंगुलर का कितना होगा, रेक्टेंगुलर का कितना होगा 1.5। ठीक है, रेक्टेंगुलर का बेटा कितना होगा 1.5। चलो तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि भाई रेक्टेंगुलर का कितना होगा। रेक्टेंगुलर आपके पास कैसा होता है, ऐसे होता है जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका आपके पास शेप फैक्टर कितना निकल के आएगा, 1.5 निकल के आएगा, 1.5 निकल के आएगा। ठीक है चलो फिर बात करते हैं आपके पास सर्कुलर सेक्शन की, कि सर्कुलर आपके पास जो सेक्शन होता है वो आपके पास कैसा होगा, वो आपके पास होगा ऐसा। तो इसका कितना होता है 1.69 होता है, कितना होता है 1.69 होता है। ठीक है, और ये आपके पास कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आंध्र प्रदेश वाले पेपर में 16/3 पाई कर लिया था। इसी को सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 1.69 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 1.69 निकल के आपके पास आएगा। ठीक है, और आपको पता है यहां कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कहेगा, होलो सर्कुलर। क्या बोलेगा, होलो सर्कुलर सेक्शन। क्या बोलेगा बेटा, होलो सर्कुलर सेक्शन। अब होलो सर्कुलर सेक्शन कैसे होता है, ये आपके पास सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, और ये सिर्फ सॉलिड कहां से है, आउटर से, बीच में से खाली होगा, और इसे ही बोलते हैं होलो सेक्शन। क्लियर? तो होलो सेक्शन का कितना होता है, इसका आपके पास होता है
1.27 और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है 4 अपॉन में पाई। उत्तराखंड के ए का पेपर है ये, जिसमें पूछा 4 अपॉन में पाई, वहां पे 1.27 नहीं दिया, तो वहां पे आंसर कितना होगा? 4 अपॉन पाई होगा। कितना होगा? 4 अपॉन में पाई होगा। ठीक है, चलो बना लिया डायग्राम, ये तीनों बना लिए क्या? हाँ, अभी उत्तराखंड में निकला भी है, मैंने तुम्हें कल भी तो बताया था, कल भी तो बताया था कि वैकेंसी आ रखी है, भर देना। हाँ, तो भर दो उसको। ठीक है, चौथा, ये आपके पास हो गया आई सेक्शन। ये आपके पास क्या हो गया? आई सेक्शन। तो इसका कितना वेरी करता है? 1.12 से लेकर 1.15 इतना वेरी करता है। और ये जो 5 है, ये आपके पास कैसे आता है? ये आपके पास है एच सेक्शन। ये क्या है? एच सेक्शन। इसके लिए कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5 होता है। हाँ, वो भी भर सकते हैं, सभी लोग भर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए तो नहीं है, पता नहीं, देख लेना है, उसको चेक कर लेना। पर जहां तक है मुझे इतना पता कि बीटेक वालों के लिए थी। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं कि कंफ्यूज कैसे कर सकता है आपके पास। ठीक है, कैसे कहता है? ये तो हो गया आपके पास एस सेक्शन, ये आपके पास क्या हो गया? आई सेक्शन। कह देगा आई सेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन, आई सेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन, तो वो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। आई सेक्शन इन वर्टिकल प्लेन कितना हो जाएगा आपके पास? 1.12 से लेकर 1.15। ठीक है, याद रखना, आई सेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा होता है। इसी को वीकर प्लेन भी कह देते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? वीकर प्लेन। फिर एक आपके पास होता है, आपके पास होता है, ठीक है, अच्छा, एक होता है डायमंड सेक्शन, एक होता है डायमंड सेक्शन। तो डायमंड सेक्शन के लिए कितना होता है? शेप फैक्टर 2 होता है। और आपके पास एक और होता है, कौन सा? ट्रायंगुलर सेक्शन। तो इसके लिए कितना होता है? 2.343। और याद रखना, ये शेप फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर किसका है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर किसका है, तो आंसर क्या करोगे? ट्रायंगुलर। क्या करोगे? ट्रायंगुलर। ये कैसा है? ये आपके पास है डायमंड सेक्शन। कैसा है? डायमंड सेक्शन। उसके साइड पर जाके भरोगे बेटा मनीष, कैसे भरोगे? बना लिया आप सभी ने? बना लिया आप सभी ने?
अब यहां पे देखो, पता कैसे चलता है, निम्बस लर्निंग के ऊपर आपके पास जॉब का अपडेट कराया जाता है। जब भी आपके पास जॉब कोई नहीं आती है, तो जब भी आपके पास कोई जॉब आती है तो निम्बस लर्निंग के ऊपर एक वीडियो बनाई जाती है कि इसका आपके पास सिलेबस क्या होगा, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, कौन एप्लीकेबल है, कौन नहीं है, सब कुछ बताया जाता है उस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप देखना कभी। तो वो आपके पास जो यूके वाला है उसके बारे में भी निम्बस के ऊपर कल की वीडियो है, कल या परसों की, तो उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चले आगे बात करते हैं अब। ठीक है, चलो नोट करके लिखिए। हाँ बेटा, वहां पे बताते हैं सतविंदर सर, सतवीर सर है, वो बताते हैं वहां पर। ठीक है, नोट सबसे पहले, प्लास्टिक एनालिसिस is applicable for indeterminate member, जो प्लास्टिक एनालिसिस है वो किसके लिए वैलिड है आपके पास? ओनली इनडिटर्मिनेट मेंबर के लिए वैलिड है। अब बात आती है क्यों, अब बात आती है ऐसा क्यों? तो बेटा अगर आप चेक करोगे, ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेट मेंबर, ये आपके पास क्या हो गया? डिटर्मिनेट मेंबर, और ये आपके पास क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट मेंबर। अगर आप इनके ऊपर कोई लोड लगाते हैं, सेम लोड ही अगर आप लगाते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि प्लास्टिक एनालिसिस के लिए, मैंने जैसा कि आपको सबको पहले बता चुका था कि प्लास्टिक एनालिसिस का यहां पे मतलब यह है कि हमें इस बीम का अल्टीमेट लोड फाइंड करना है, हमें इस बीम का अल्टीमेट लोड फाइंड करना है कि कहां पर ये बीम फेल होगी, कहां पर ये बीम फेल होगी। तो जब आप यहां पर प्लास्टिक एनालिसिस बोलते हैं तो यहां पर बोला जाता है प्लास्टिक हिंज करके। ठीक है, यहां क्या बोला जाता है? प्लास्टिक हिंज। तो लोड अप्लाई करने पर यहां पे जो आपके पास डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा अल्टीमेट लोड के लिए, वो कहीं बहुत दूर जाके देखने को मिलेगा। मतलब जो आपके पास प्लास्टिक हिंज होती है ना, उसको ऐसे पॉइंट से डिनोट किया जाता है। ये जो पॉइंट है वो आपको क्या बताता है? प्लास्टिक हिंज। और ये प्लास्टिक हिंज आपके पास क्या होता है कि मेंबर आपके पास कहां पे फेल होगा, वो ये बताता है। मतलब यहां पर जो आपके पास मेंबर में अल्टीमेट लोड मिलेगा वो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन पे मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि ये दो आपके पास लिमिट होती है, एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर ये अनसर्विसेबल हो जाएगी। कौन से क्राइटेरिया के अंदर? डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। इसी कारण से इसको यहां पर हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। जबकि अगर हम इनडिटर्मिनेट मेंबर की बात करें तो आपको पता है कि डिफॉर्मेशन कम देता है, तो कम डिफॉर्मेशन के ऊपर ही हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टिक एनालिसिस मिल जाएगा। और प्लास्टिक एनालिसिस हमें कम पे मिल जाएगा, तो मतलब हम इनके लिए फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आपके पास लाइन क्या आती है कि प्लास्टिक एनालिसिस है वो ओनली एंड ओनली किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर इनडिटर्मिनेट मेंबर। समझे क्या नहीं?
बेटा बताओ समझे या नहीं? नोट करो इसको। सरफराज बेटा हम ये कह रहे थे कि जो मैं लिख देता हूं आना आपके पास, मैंने क्या समझाया है। मैंने कहा है कि इन केस ऑफ डिटर्मिनेट मेंबर, इन केस ऑफ डिटर्मिनेट मेंबर क्या कह रहा है कि इनडिटर्मिनेट मेंबर के अंदर हमें प्लास्टिक एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बट बेटा ये नहीं होता है किसके केस में, इनडिटर्मिनेट मेंबर के केस में। इसी कारण से आपके पास जो थ्योरी है वो ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, इनडिटर्मिनेट मेंबर के लिए। क्लियर बेटा? हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो तुम। नेक्स्ट स्लाइड ये लीजिए। बढ़ते हैं। सेकेंड नोट आपके पास क्या कहता है यहां पर, सेकेंड नोट आपके पास क्या कहता है यहां पर, प्लास्टिक हिंज आर डेवलप, प्लास्टिक हिंज आर डेवलप at a section subjected to greatest curvature, प्लास्टिक हिंज कहां जनरेट होगी, प्लास्टिक हिंज जनरेट कहां पर होगी, जहां पर आपके पास कर्वेचर क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब अगर हम बात करें कि कहां पे डेवलप होगी, जो आपके पास कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहीं पर जनरेट क्या होगी, प्लास्टिक हिंज। ओके, जो भी आपके पास क्या होगा, कर्वेचर मैक्सिमम होगा, वहां पे जनरेट क्या होगी, प्लास्टिक हिंज होगी। क्लियर क्या? तो मतलब प्लास्टिक हिंज जनरेट कहां पर होगी, जहां पर कर्वेचर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। बना लिए सभी ने? बना लिया कि बेटा सभी ने आपने?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है उसे बोला जाता है आपके पास लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपके पास लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। इसे कंफ्यूज करने के लिए लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को बोला जाता है आपके पास क्या? इलास्टिक प्लास्टिक जोन। क्या बोला जाता है? इलास्टिक प्लास्टिक जोन। ठीक है, इसी को बेटा क्या बोला जाता है? इलास्टिक प्लास्टिक जोन। अब ये क्या होता है? बात क्या आती है कि सर ये आपके पास क्या होता है, तो चलो आपके पास बता देते हैं। ये आपके पास अलग अलग केस के लिए अलग अलग आपके पास होता है, तो मैं पहले केस नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास केस क्या कहता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है बीम का, कुछ इस तरीके से आपके पास बीम का अरेंजमेंट हो गया। तो आपको समझ ही रहे होंगे कि सपोर्ट कैसे हैं, सिंपली सपोर्टेड। और यहां पे जो आपके पास लोड लग रहा है वो पर मीटर के अंदर लग रहा है, मतलब यहां पे जो आपके पास लोड है उसे आप कह सकते हैं कि ये यूडीएल टाइप है। क्लियर? तो जब भी आपके पास यूडीएल लोड लगता है स्पान के ऊपर तो डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। हाँ या ना? बताइए बेटा, डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो मैं इसको डार्क कर रहा हूं अब इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा? सेंटर पे। तो मतलब आपके पास जो सेंटर पे मोमेंट होगा तो वो क्या प्लास्टिक मोमेंट होगा? क्या जो सेंटर पे मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही कि सर सेंटर पे मोमेंट मैक्सिमम आता है तो फेलियर के चांसेस वहीं पर बनेंगे, तो सेंटर पे ही मोमेंट होगा। और अगर हम इसके थोड़ा सा भी इधर जाएं तो मोमेंट ज्यादा होने के कारण से स्ट्रेट हो जाता है। कैसे हो जाता है? कर्वेचर स्ट्रेट। तो ये आपके पास कर्वेचर यहां तक, ये आपके पास कर्वेचर यहां पर, और अगर आप इस कर्वेचर से थोड़ा सा भी इधर जाते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी? एम वाई। और वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास? एम वाई। ठीक है, क्या मिलेगी? एम वाई। तो आपके पास वो जोन, आपके पास वो लेंथ जहां पर किसका इफेक्ट होता है? प्लास्टिक का। वो लेंथ जहां पर इफेक्ट किसका होगा? प्लास्टिक का। उसे क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। तो इसका जो नोटेशन होता है वो आपके पास किससे होता है? एलपी से। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का नोटेशन किससे आता है? एलपी से, जिसका वैल्यू आपके पास क्या होता है? एल ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में शेप फैक्टर, 1 अपॉन में शेप फैक्टर। ओके, इसका फॉर्मूला ये है। यहां पर आपके पास जो आपके पास स्पान है इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ बीम। ओके, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? एल ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन शेप फैक्टर। बना लिया बेटा? बताइए बना लिया क्या आप लोगों ने? चलिए सेकंड केस पर। केस नंबर आपके पास सेकंड आपके पास केस क्या कहता है कि ये आपके पास बीम हो गई। कैसा सपोर्ट है? कैसा सपोर्ट है? सिंपली सपोर्टेड। और लोड जो आपके पास लग रहा है वो लग रहा है पॉइंट लोड। क्या लग रहा है? पॉइंट लोड। ठीक है, क्या लग रहा है? पॉइंट लोड। और जब भी पॉइंट लोड लगेगा तो सेंटर के ऊपर डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? जहां पर आपके पास लोड होगा जस्ट उसके नीचे डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर जहां पे लोड लग रहा है क्या वहीं पे ही प्लास्टिक हिंज बनेगी? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जहां पे लोड लग रहा है वहीं पे ही प्लास्टिक हिंज बनेगी? क्लियर? और यहीं पर आपके पास वैल्यू क्या होगा? आपके पास एमपी का। यहीं पर वैल्यू किसका होगा? एमपी का। तो अगर आप इसको यहां पे देखेंगे इस जगह पर
तो आपको इफेक्ट किसका नजर आने लगेगा, एमपी का। तो मतलब वो लेंथ अगेन यहां पर जो लेंथ आपके पास इफेक्ट एमपी का होगा और उसके जस्ट यहां पर और उसके जस्ट यहां पर आपको मोमेंट कौन सा देखने को मिलेगा, एम वाई। तो वो आपके पास लेंथ कौन सी होगी, जो ये जो लेंथ है वो आपके पास लेंथ कौन सी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लास्टिक। क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लास्टिक। तो जब सिंपली सपोर्टेड होगा और आपके पास लोड लगेगा तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, एल ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में शेप फैक्टर, 1 अपॉन में शेप फैक्टर। ये आपके पास वैल्यू हो गई। क्या हो गई, ये आपके पास हो गई वैल्यू। बना लिए क्या बेटा, केस नंबर आपके पास थर्ड, ये बीम हो गया और यहां पर आपके पास लोड। अब बताओ मैक्सिमम मोमेंट कहां जनरेट होगा, मैक्सिमम मोमेंट कहां जनरेट होगा, सपोर्ट पे। तो मतलब इसका जो आपके पास डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से। ओके, तो यहां पे जो जनरेट होगा मोमेंट उसे हम क्या बोलेंगे, एमपी। यहां पे जो मोमेंट जनरेट होगा वो क्या होगा, एमपी। और इसका जो इफेक्ट होगा वो आपको यहां देखने को मिल सकता है इसके आसपास वाले एरिया में, मतलब इस जगह पर। और उसके यहां पर जस्ट कितना होगा, एम वाई होगा। तो यहां तक का जो आपके पास लेंथ है इसे आपके पास क्या बोला जाएगा, आपके पास एलपी, जिसका वैल्यू क्या है, एल ब्रैकेट 1 अपॉन में शेप फैक्टर। कितना होगा, 1 अपॉन में शेप फैक्टर। ये रहा आपके पास वैल्यू। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो मैं यहां से आपके क्वेश्चन करवाना चाहूंगा जो इस बार के यूपीपीएससी के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, कैलकुलेट व्हाट इज द प्लास्टिक हिंज लेंथ, व्हाट इज द प्लास्टिक हिंज लेंथ, प्लास्टिक hinge length for a simply supported beam, for a simply supported beam of circular cross section, of circular cross section, circular cross section, load at the midspan, load at the midspan and shape factor is 5/3। तो बताओ कि आपके पास एलपी का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि ये कौन सा केस है, केस नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कुछ डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला सेम होगा ब्रिजवाल बेटा, फॉर्मूला सेम होगा। बिल्कुल सही, विशाल का आंसर बिल्कुल सही है। मनीष का भी बिल्कुल सही है। हाँ संदेव करण बेटा तुम्हारा भी सही है।
हाँ सेम है बेटा फॉर्मूला, सेकंड और थर्ड का जो आपके पास फॉर्मूला है वो सेम है। बादाम खा रहे हो बेटा, पता है तुम्हें? फोर या 2.5 आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, देखते हैं कौन कौन आपके पास आंसर बता पाते हैं इसका, कौन कौन इसका आंसर बता पाते हैं। चलिए, और क्वेश्चन था आपके पास लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज। मुझे पता है तुम इसका आंसर बता दोगे, पर मैं तब भी तुमसे पूछ लेता हूं। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज is depend on, length of plastic hinge is depend on। बताओ प्लास्टिक हिंज लेंथ किस किस पे डिपेंड करेगा? हाँ बिल्कुल सही, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज किस पे डिपेंड करेगा? अरे तुम तो ये देखो, L ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन शेप फैक्टर, ये वेरिएबल देखो तुम तो पहले। सबसे पहले क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ मेंबर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ मेंबर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा शेप फैक्टर ऑफ द मेंबर। तीसरा, अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग है, तो डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ लोडिंग कौन सी है, टाइप ऑफ लोडिंग कौन सी है। और आपने देखा कि हर अलग अलग बीम के लिए अलग अलग है, तो डिपेंड करेगा आपके पास टाइप्स ऑफ बीम कौन सी है, टाइप्स ऑफ बीम कौन सी है। और किस पे डिपेंड करेगा? एक और फैक्टर इस पर डिपेंड करेगा जो आपके पास क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर, कि आप मेंबर को कैसे रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आई सेक्शन को ऐसे रखते हैं तो इसका आंसर होगा 1.12 से लेके, अगर आप आई को ऐसे रखते हैं तो इसका आंसर कितना होगा शेप फैक्टर का? 1.12 से लेकर 1.15। और अगर आप इसी आई को ऐसे रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5। तो मतलब ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हो चुका बेटा? एमपी तो तब डेवलप होगा जब तुम्हारे पास ये चीजें आपके पास मिलेगी। तो एमपी तो आपके पास डेवलप हो रहा है प्लास्टिक हिंज पर, तो उसके कारण से डिपेंड थोड़ी ना होगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है उसे बोला जाता है लोड फैक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है आपके पास लोड फैक्टर, ठीक है। क्या बोला जाता है? लोड फैक्टर बोला जाता है।
बताएं? नहीं नहीं, आज खत्म कहां होगा, बहुत बड़ा चैप्टर होता है बेटा। लोड फैक्टर जो आपके पास होता है वो रेशियो होता है किसका? अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। अगर आपके पास पेपर में ऑप्शन नहीं आता तो आपके पास क्या लिखेगा? कोलैप्स लोड। क्या लिखेगा? कोलैप्स लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। क्या देगा? वर्किंग लोड। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन में नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन में क्या मिलेगा? प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइड बाय इलास्टिक मोमेंट। क्लियर? इन तीनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है कि बेटा? मैंने आपको कहीं पर यह भी बताया था क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी? क्या मैंने आप सभी को फैक्टर सेफ्टी बताया था? बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? हाँ, अगर ये पूछे ब्रिटल के लिए तो आपके पास क्या हो जाता है? अल्टीमेट। बट वो आपके पास क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, वहां पर लोड और मोमेंट नहीं होते। अल्टीमेट अपॉन में वर्किंग। तो गलती मत करना, वहां पर देखो क्या है, वहां लोड है और मोमेंट है, बट यहां पे क्या थी? स्ट्रेस थी। और मैंने क्या कहा था कि अगर इन केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कह कि भाई डक्टाइल के लिए बताओ, डक्टाइल मटेरियल के लिए बताओ, तो आपके पास वैल्यू क्या बताई थी? वहां पे बताई थी आपके पास यील्ड स्ट्रेस अपॉन में परमिसेबल स्ट्रेस। याद आ रहा है? और मैंने क्या कहा था कि परमिसेबल स्ट्रेस बोले, अलोवेबल स्ट्रेस बोले, दोनों का मीन्स क्या है? सेम है। अलोवेबल स्ट्रेस बोले या परमिसेबल स्ट्रेस बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। याद आ रहा है क्या, या भूल गए? याद आ रहा है क्या, भूल गए? भूल जाते हैं बेटा, कभी कभी बादाम कम खाते हैं तो, कभी कभी बादाम कम खाते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूं। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो जैसा कि आप सभी को बताया मैंने अभी अभी कि आपके पास क्या होता है? प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइड बाय आपके पास नीचे होता है क्या? इलास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट अपॉन में क्या होता है? इलास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट निकालोगे तो आप वैल्यू क्या रखोगे? यहां पे आपके पास रखोगे MP, और यहां पे आपके पास क्या रखोगे? आपके पास ME। तो यहां पर आपके पास क्या होगा? इंटू FY। और यहां पे करते हो इलास्टिक वाला जो वर्किंग आपके पास रहता है, उसके पास क्या होता है? ZE इंटू FY। इसको डिवाइड करता सेफ्टी से, क्योंकि यहां पे जो स्ट्रेस ली जाती है वर्किंग के अंदर वो कौन सी होती है? परमिसेबल या फिर अलोवेबल। तो आपको पता ही होगा कि जब परमिसेबल निकालते हैं तो यील्ड को डिवाइड करना पड़ता है किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। याद है क्या? नहीं है? इसलिए मैंने यहां पर जो यील्ड स्ट्रेस थी उसको डिवाइड करके लिखा है यहां पर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये चीज कर जाएगा। और मैं अभी अभी बताया कि ये चीज क्या होती है। तो लोड इक्वल आता है किसके? आपके पास से फैक्टर, आपके पास आ जाएगा किसके? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि लोड फैक्टर किसका होता है? LSM का। शेप फैक्टर किसका होता है? अल्टीमेट लोड मेथड का। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका है? WSM का। तो याद रखना, एक लोड फैक्टर ही है जो इन तीनों के बीच में क्या बताता है? तीनों थ्योरी के बीच में क्या बताता है? रिलेशन। इसी कारण से क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन तीनों थ्योरी के बीच में रिलेशनशिप ओनली एंड ओनली एक लोड फैक्टर बताता है।
क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है ये। कहां पर बेटा? शेप फैक्टर के अंदर। बेटा जो आपके पास इलास्टिक मोमेंट है वहां पर देखो, इलास्टिक मोमेंट आप दो जगह पे यूज करते हैं। एक यूज करते हो एलएसएम में और एक यूज करते हो डब्ल्यूएसएम में। जब आप यही आपके पास इलास्टिक मोमेंट निकालोगे, जब आप यही इलास्टिक मोमेंट निकालोगे किसके लिए, जब आप ये निकालते हो एलएसएम से, तो फॉर्मूला आप लिखोगे क्या? ZP ZE इंटू FY। और जब आप निकालते हो WSM से, तो ये आपके पास होता है ZE इंटू FY डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये रहता है। यहां पर देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं कि यही जो कॉन्सेप्ट है ना इलास्टिक वाला, वो इलास्टिक वाला किसका है? देखो यहां पर मैंने लिखा है कि ये वर्किंग कॉन्सेप्ट है, और वर्किंग के लिए आपको पता है क्या यूज नहीं करते। अरे पता चल गया मुझे बेटा, पता चल गया। यहां जो इलास्टिक कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकालोगे? वर्किंग से। समझे क्या? हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो। दोनों ही थ्योरी इलास्टिक पे डिपेंड करती है। जो आपके पास यील्ड है वो इलास्टिक से नीचे लेता है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करता है। और जो एलएसएम है वो जस्ट इलास्टिक से ऊपर है, तो वो जस्ट इलास्टिक लेता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, पता होगा आपको। बेटा जोश बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज तो जोश थोड़ा कम ही दिखाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए आपके पास ये क्वेश्चन आईएएस और गेट के अंदर 2 नंबर का आया हुआ। ठीक है, फॉर एन आई बीम, फॉर एन आई बीम शेप फैक्टर इज 1.12 and the factor of safety in building is 1.5 if the allowable stress is increased by 20% for wind load, calculate the value of load factor, बताओ आंसर क्या होगा? शायद जैसा तुम कहो मैं भी हो जाए।
बताओ आंसर क्या आएगा। मनीष का सही है, बाकी लोग बताओ। मनमोहन का भी सही है। देवकरण का भी सही है। बताते जाओ अपने अपने आंसर। और कोई भी निकाल रहा है तो बता दो जल्दी जल्दी। हाँ, राम का भी सही है। जल्दी जल्दी बताते जाइए कि किस किस के आंसर सही हैं। सरफराज बेटा तो तुम बता दो निकाल के तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। बनाओ, ट्राई करो एक बार, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है, फिर बताते हैं। चलो देखो अब इसका आंसर। अब सभी ने क्या गलती करी है वो आप देख लीजिए। मैंने अभी अभी कहा था कि जो लोड फैक्टर है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास ZP इंटू FY डिवाइड बाय ZE इंटू FY डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और मैंने यहां पे क्या कर दिया, इस वैल्यू को 20% बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं अलोवेबल स्ट्रेस। मैंने क्या कहा था, इसी को बोलते हैं परमिसेबल और इसी को बोलते हैं अलोवेबल। तो अब आपके पास ये तो ये कट जाएगा और जो आपके पास ये था वो क्या हो जाएगा, शेप फैक्टर। आपके पास ये क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1.2। शेप फैक्टर जो आपके पास है वो है 1.12, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास है 1.5 और इसको डिवाइड करोगे 1.2 से, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, 1.4। तो तुम सभी का गलत है, तुम सभी का गलत है। जिसने आंसर नहीं दिया वो तो पॉजिटिव रहा और जिसने आंसर दे दिया वो नेगेटिव में चला जा चुका है। समझे कि गेट और IAS में क्यों पूछा गया था, क्योंकि तुम जैसे लोग बहुत वहां पे गलती करने वाले हैं। क्योंकि सब आपके पास फॉर्मूला कौन सा याद करके जाते हैं, लोड फैक्टर इनटू शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सभी को यही याद होता है, सभी को यही। पर कॉन्सेप्ट के पीछे कोई नहीं जाता, कॉन्सेप्ट के पीछे कोई नहीं जाता। अगर ये क्वेश्चन में नहीं कराता तो तुम्हारे साथ क्या होता, ये गलती तुम पेपर में करते। समझे क्या। चलो आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए possible location of plastic hinge, possible location of plastic hinge कि प्लास्टिक हिंज की पॉसिबल लोकेशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है। चलो प्लास्टिक हिंज की क्या क्या लोकेशन हो सकती है वो हम आपको बता रहे हैं अभी। पहला आपके पास जो लोकेशन होती है वो होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट लोड। जिस लोकेशन पे पॉइंट लोड लगता है वहां पे प्लास्टिक हिंज बनेगा। जहां पे आपके पास प्लास्टिक हिंज बनता है वहां पर आपके पास जहां पर पॉइंट लोड लगता है वहां पे प्लास्टिक हिंज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये कोई बीम है जो आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, ओके, और अगर आपके पास सेंटर पे लोड लगा रहे हो तो बेटा याद रखना
आपके पास जहां लोड लग रहा है वहां पे प्लास्टिक हिंज बनेगा, वहां पे प्लास्टिक हिंज बनेगा। और अगर आपके पास इन केस कि आपने लोड की यहां पर लगा दिया, तो बेटा याद रखना मैंने क्या कहा है कि लोड के जस्ट पॉइंट पे बनेगा, तो यहां पे बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जहां लोड लगेगा जस्ट उसके नीचे तो प्लास्टिक हिंज बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट, at a point of zero shear force in case of UDL यूडीएल के केस में जहां पर shear फोर्स जीरो होगा वहां पर बनेगा। जैसे कि ये आपके पास कोई बीम हो गई, जैसे कि ये आपके पास कोई बीम हो गई इस तरीके से, और लोड लग रहा है यूडीएल। आप सभी को पता है कि सेंटर पे शियर फोर्स क्या होगा? जीरो। तो हिंज कहां पे बनेगा? सेंटर पे। कहां बनेगा? सेंटर पे। क्लियर है क्या? क्लियर है? यूडीएल के केस में जहां शियर फोर्स जीरो होगा वहां पर बनेगा, वहां पर बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तीसरा पॉइंट, एट द फिक्स सपोर्ट या फिक्स एंड, जो भी आप कहना चाहें, फिक्स सपोर्ट या फिर फिक्स एंड। मतलब ये आपके पास कोई सपोर्ट हो गए फिक्स, मतलब ये आपके पास सपोर्ट हो गए फिक्स, और यहां पे लग रहा है यूडीएल लगो, पॉइंट लोड लगो। बेस प्लेट कहां पे आ गई यहां से? अरे प्लास्टिक हिंज की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर और यहां पर। अच्छा तुम ग्रिलेज फाउंडेशन, अरे बेटा तुम कहां चल जाते हो? तुम जहां रहते हो वहां पे क्यों नहीं रहते? तुम क्यों घूमते रहते हो? तुम्हारे मन को भटकाते रहते हो। सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन। जहां क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, मतलब ये आपके पास कोई बीम हो गई, ये आपके पास कोई बीम हो गई, और यहां बीम में सेक्शन चेंज हो रहा है, तो मतलब आपके पास फिक्स सपोर्ट पे तो होगा ही होगा, जैसे कि ऊपर बता चुका हूं, फिक्स सपोर्ट पे तो होगा, बट जहां पे सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पे भी प्लास्टिक हिंज बनेगा। जहां पे सपोर्ट चेंज हो रहा है वहां पर भी आपके पास, जहां सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर भी बनेगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? फिक्स सपोर्ट पे बनेगा, क्रॉस सेक्शन पे बनेगा, यूडीएल के केस में जहां सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पे बनेगा, और जहां पॉइंट लोड लग रहा है तो अंडर दी पॉइंट लोड भी बनेगा। क्लियर है सभी पॉइंट? बता दो बेटा कि हां सर क्लियर हो गए। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है जो कॉन्सेप्ट में आएगा। चलो पांचों पॉइंट आपके पास क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या कहता है? एट द कंटिन्यूअस सपोर्ट, एट द कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट पे भी
होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस सपोर्ट कौन से होते हैं, चलो मैं एक सपोर्ट बना के दिखाता हूं आपको। ये आपके पास कोई बीम हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, किस सपोर्ट को कंटिन्यूस सपोर्ट बोलोगे, बताओ। आप इन तीन सपोर्ट में से किस सपोर्ट को आप कंटिन्यूस सपोर्ट कह सकते हैं, बीच वाले को, बिल्कुल सही। और आप लोगों को पता होगा कि जो आपके पास अगर कोई कंटिन्यूस सपोर्ट होता है, अगर आपके पास बीम के अंदर कोई भी कंटिन्यूस सपोर्ट होता है तो आप उसे कैसा कंसिडर करके चलते हैं, अगर बीम के अंदर कोई भी कंटिन्यूस सपोर्ट होता है तो आप उसे कैसे कंसिडर करके चलते हैं, एज ए फिक्स। ठीक है, तो याद रखना कंसिडर एज ए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कंसिडर एज ए फिक्स सपोर्ट, कंसिडर एज ए फिक्स सपोर्ट। इसी कारण से आपके पास यहां पर भी बेटा क्या, यहां पर भी प्लास्टिक हिंज बनेगा, यहां पर भी प्लास्टिक हिंज बनेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो बाकी कल डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे जो भी इसके कॉन्सेप्ट है आगे के। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। तो कल अगेन आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में एस्टिमेटिंग के साथ में।